हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर पॉपुलेशन का नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स नेम इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ. Growth of population refers to change in the number of inhabitant of a country, territory during a specific period of time. Population growth जो है वो ये स्पष्ट करती है कि जो हमारे inhabitant of country, territory जो होते हैं उसमें एक specific time period में जो changes होते हैं उनको ये growth जो है वो refer करती है. Say during the last 10 years की अगर हम बात करें, such a change can be expressed in two ways. दो तरीके से इस change को हम express कर सकते हैं in term of absolute नंबर एंड इन टर्म ऑफ परसेंटेज पर ईयर. या तो हम परसेंटेज के बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन टू बी आइडेंटिफाई देन इन एब्सोल्यूट नंबर. एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर और डिकेड इन अ मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज़. कि हम कहें कि अगर नंबर्स की हम बात करते हैं तो ईच ईयर और हम डिकेड्स या 10 सालों के बाद में जो है इसमें हम नए डाटास को इंक्रीज़ करते हैं. इट इज़ ऑब्टेन बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन. यानी जो अर्लियर पॉपुलेशन होती है उसको सब्ट्रैक्ट करके हम इसको निकालते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें तो 1991 की अगर हम लेते हैं फ्रॉम द लेटर पॉपुलेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल दैट इज़ 2001, इन इट इज़ रिफर टू एज अ एब्सोल्यूट इंक्रीज़. यानी जो 2001 में अगर हम गणना कर रहे हैं तो 1991 में जो पॉपुलेशन है इनका आपस में 2001 की जो पॉपुलेशन है उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे तो जो एग्जैक्ट जो हमारी ग्रोथ हुई है वो एक रेफरेंस एब्सोल्यूट जो नंबर है उसके अंदर हमारे पास में आ जाएंगी. द रेट और द पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज़ द अदर important aspect. It is study in person per annum. For example, a rate of increase of 2% per annum means it is in a given year there was an increase of 2% of every 100%. कि अगर इसमें हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर इसको निकालते हैं तो परसेंटेज में हम जैसे कि 2% निकालते हैं पर एनम निकलता है तो उसमें ये पता चल जाता है कि 100 पीपल्स पे 2% की ग्रोथ हुई है. इन बेस ऑफ पॉपुलेशन दिस इज़ रिफर्स टू एनुअल ग्रोथ रेट. और इस तरह से हम किसी भी कंट्री की किसी भी एरिया की जो है एनुअल ग्रोथ रेट जो है वार्षिक जो वृद्धि दर है वो हम निकाल सकते हैं. इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज़ बीन स्टीडली इंक्रीज फ्रॉम 361 मिलियन in 1951 to 1028 मिलियन इन 2001. यानी कि अगर हम देखें तो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ रही है. 1951 के जो आंकड़े हैं उनको अगर 2001 के आंकड़ों के साथ में कंपेयर करते हैं तो 1951 में जो हमारी इंक्रीजिंग थी वो 361 मिलियन थी, जो कि 2001 में जो हमारी इंक्रीजिंग वहाँ तक पहुँची है वो 1028 मिलियंस हो गई है. इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो टेबल 6.1 एंड फिगर 6.4 रिवर्स दैट द फॉर्म ये जो हैं 6.1 एंड 6.4 बोथ देन शोज द इंक्रीज़ एब्सोल्यूट इंक्रीज़. एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो हमारी शो कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन की वो हमें शो कर रहे हैं. सिंस 1981 हाउएवर द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइन ग्रेजुअली. अगर हम देखें कि 1981 के बाद में जो हमारी ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे कम हुई है. ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट्स डिक्लाइन रैपिडली. यहाँ पे हम बात करें तो इस ईयर में आके जो हमारी बर्थ रेट्स थी उनमें रैपिडली जो है डिक्लाइन आया, उसमें डिक्रीजिंग आई. स्टिल 182 मिलियन पीपल वर एडेड टू द टोटल पॉपुलेशन इन the 1990s alone 10 an annual addition large ever before. मतलब इससे बड़ा एडिशन जो है अब तक नहीं हुआ था. It is essential to realize that India has a very large population. ये हम देखें कि हमें महसूस करना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एक बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन है. When a low annual rate is applied to a very large population की जो एक लो एनुअल रेट है वो एक बड़ी पॉपुलेशन को शो कर रही है. इट यील्ड्स अ लार्ज एब्सोल्यूट इंक्रीज़, जबकि वास्तविक जो इंक्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा है. व्हेन मोर दैन अ बिलियन पीपल इंक्रीज इवन एट अ लोअर रेट द टोटल नंबर्स बीइंग एडेड बिकम्स वेरी लार्ज. इंडियाज़ करंट एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ 15.5 मिलियन इन इज़ अ लार्ज इनफ इन न्यूट्रलाइज एफर्ट्स टू कंसर्व द रिसोर्सेज डाउनमेंट एंड द एनवायरमेंट. कि जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उससे जो रिसोर्सेज जो हमारे पास में है वो डाउनमेंट हो जाते हैं. कि जो रिसोर्सेज की जो नीड है वो
कंटिन्यूसली रेज अप होती है। जिस तरह से पॉपुलेशन रेज हो रही है उसी तरह से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट और नीड्स भी बढ़ जाती है, और वो दोनों का बैलेंस जो है कि वो बहुत मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना। द डिक्लाइन ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट इज़ इन नीड अ पॉजिटिव इंडिकेटर टू द ऑफ द एफर्ट्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। और अगर ग्रोथ रेट के अंदर एक डिक्लाइन होता है तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है कि हमने जो एफर्ट्स किए हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, दे आर इन एफिशिएंट मूव। डिस्पाइट दैट द टोटल एडिशन टू द पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू टू ग्रो। और इसमें अगर हम देखें तो टोटल एडिशन जो है वो पॉपुलेशन का होता रहता है, कंटिन्यू ग्रो होता है। एंड इंडिया मेट ओवरटेक चाइना in 2045 to become the most populous country in the world। और अगर इसी तरह से हम लोगों का ग्रोथ होता रहा या पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता रहा तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2045 में हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे पॉपुलेशन के अंदर, और विश्व का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री अगर कोई होगा तो वो इंडिया होगा। नाउ प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज ग्रोथ, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं जो पॉपुलेशन के अंदर चेंज लेके आती हैं या उसकी ग्रोथ को बढ़ाती हैं। तो देयर आर 3 मेन प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। फर्स्ट वन इज़ बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स एंड द माइग्रेशन। सो फर्स्ट वी हैव टू बी टॉक अबाउट द बर्थ रेट। बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, कि 1000 व्यक्तियों के ऊपर कितने बर्थ्स जो हैं, कितने नए जन्म जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, वो शो करता है। इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अ ग्रोथ। ये जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कंपोनेंट माना जाता है, बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट्स हैव ऑलवेज बीन हायर देन डेथ रेट्स, क्योंकि भारत में जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से सदैव ही ऊंची रही है। डेथ रेट्स की अगर हम बात करें तो डेथ रेट्स इज़ अ नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सनस इन अ ईयर। तो पूर्ण हम कहें कि 1000 व्यक्तियों पे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या जब हम निकालते हैं तो वो हमारे डेथ रेट को शो करती हैं। द मेन कॉज ऑफ डेथ रेट द रेट ऑफ ग्रोथ द इंडियन पॉपुलेशन हैज़ बीन द रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट्स, कि भारत की जो जनसंख्या है उसमें जो गिरावट आई है मृत्यु दर में, वो भी जो है एक बड़ा कारण है हमारी जो ग्रोथ है पॉपुलेशन के अंदर उसको शो करने का। टिल 1980s हाई बर्थ रेट्स एंड डिक्लाइन डेथ रेट्स लीड टू अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट रिजल्टिंग इन द हायर रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो मतलब जब बर्थ रेट्स भी हाई हों और डेथ रेट्स कम हो जाती हैं तो उससे एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो पॉपुलेशन के बीच में आ जाता है, और इसी की वजह से जो रिजल्ट्स होते हैं वो पॉपुलेशन ग्रोथ के वो काफ़ी हायर होते हैं। सिंस 1981 बर्थ रेट्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड डिक्लाइन ग्रेजुअली। हाँ, हम कह सकते हैं कि 1981 से जो जन्म दर है वो काफ़ी कम होती आ रही हैं, रिजल्टिंग इन अ ग्रेजुअली डिक्लाइन इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जन्म दर है उसमें काफ़ी कमी आई है। व्हाट आर द रीजंस फॉर द दिस ट्रेंड, इसके पीछे जो ट्रेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं उनको हमें फाइंड आउट करना होता है। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज माइग्रेशन। प्रवासी प्रवृत्ति जो है वो भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट माना जाता है जनसंख्या वृद्धि के लिए। तो माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। जब लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर मूवमेंट करते हैं, रहना चाहते हैं या एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं रहने के लिए, वो माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन कैन बी इंटरनल विद इन द कंट्री, ये आंतरिक भी हो सकता है, देश के अंदर भी हो सकता है, और ये इंटरनेशनल भी हो सकता है, यानी एक देश से दूसरे देश में भी हो सकता है। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, यानी इंटरनल जब चेंजेस होते हैं, माइग्रेशन होते हैं, तो उससे पॉपुलेशन के साइज़ में कोई चेंज नहीं आता, बट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद द नेशन। लेकिन ये जो राष्ट्र की जो जनसंख्या है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो वितरण है, उसको ज़रूर प्रभावित करती है। माइग्रेशन प्लेज अ वेरी सफिशिएंट रोल इन द चेंजिंग द कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कि जनसंख्या के अंदर अगर हम बात करें तो माइग्रेशन जो है वो काफ़ी सफिशिएंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारे कंपोजिशन को और डिस्ट्रीब्यूशन को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। इन इंडिया मोस्ट माइग्रेंट्स हैव बीन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़। हम देखें तो भारत में जो माइग्रेशन होता है वो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की तरफ होता है, क्योंकि द पुश फैक्टर्स इन द रूरल एरियाज़, कि गाँव में जो पुश फैक्टर है, पुश फैक्टर का मतलब जो धकेलने वाला फैक्टर है, वो ये है, दीज आर एडवर्स कंडीशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़। कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे लोगों को जो
कंडीशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं वो उनके अनुकूल नहीं मिलती हैं, और वहाँ पे गरीबी है, बेरोज़गारी है, और मतलब हम कहें कि जो एंड द पुल ऑफ द सिटी इन टर्म ऑफ इंक्रीज़, और जो खींचने वाली जो सिचुएशन है कि गाँव से शहरों की ओर लोगों को कौन खींच रहा है, शहर खींच रहे हैं, तो क्या टर्म्स है, किन कंडीशंस पे वो जा रहे हैं कि वहाँ पे इंक्रीज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे रोज़गार के अच्छे अवसर उनको मिलते हैं, एंड बेटर लिविंग कंडीशन, और जीवन के जो स्तर है वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। दैट्स वाई द पीपल्स ऑफ द रूरल एरियाज हैज़ टू बी मूव इन द urban areas. Migration is an important determinant of the population change. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि population change के लिए. It's change not only the पॉपुलेशन साइज़ बट ऑल्सो द पॉपुलेशन कंपोजिशन। ये जो है सिर्फ पॉपुलेशन साइज़ को ही चेंज नहीं करता है, बल्कि पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है, उसका जो तत्व है, उसको भी बदल देता है। और अर्बन और रूरल जो पॉपुलेशन है इन टर्म ऑफ एज, सेक्स कंपोजिशन ऑल्सो हैज़ टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू इट। इन इंडिया द अर्बन एरियाज माइग्रेशन हैज़ रिजल्टेड इन द स्टडी इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज़ एंड टाउन्स। कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो ग्रामीण से जो शहरी क्षेत्र है वहाँ का जो रिज़ल्ट है माइग्रेशन का वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। एंड इन द अर्बन एरिया इन द अर्बन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 17.29% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951। मतलब अगर हम शहरों की पॉपुलेशन की बात करें तो 1951 में ये 17.29% था, जो कि अगर हो गया है 2001 तक 27.78। देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज़। कि ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ है, चेंजेस हैं जो कि हम मिलियन प्लस सिटीज़ के अंदर देख रहे हैं फ्रॉम 23 to 35 इन जस्ट 1 डिकेड। कि मतलब इतना बड़ा चेंज कि 23 से सीधा 35 पे सिर्फ एक दशक के अंदर 1991 से 2001 के बीच में, मतलब इतना बड़ा चेंज होना इट्स वेरी सीरियस थिंग फॉर अस। दैन एज कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो एज कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन अ डिफरेंट एज ग्रुप इन अ कंट्री। कि एज कंपोजिशन की हम बात करते हैं तो ये पॉपुलेशन को रिफ़र करता है कि अलग अलग एज के जो लोग हैं किसी भी कंट्री में वो कितने कितने पाए जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ये जनसंख्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। टू एन इम्पॉर्टेंट डिग्री अ पर्सनस एज इन्फ्लुएंस वॉट ही नीड्स बाय डज एंड हिज कैपेसिटी टू परफॉर्म। क्योंकि एज जो होती है वो किसी भी पर्सन की डिग्री है उसकी एज को इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि वो सपोज़ कीजिए कि जिस उम्र का है वो उसी उम्र की उसकी ज़रूरतें होंगी, उसी तरह की वो चीज़ों को ख़रीदेगा, उसी तरह के वो काम करेगा, और काम करने की जो कैपेसिटी है वो भी उसकी एज के अकॉर्डिंग ही उसमें होगी। Consequently, the number and the percentage of population found within the children, working age and aged group are notable determinants of the population's social and economic structure। किसी भी देश की अगर पॉपुलेशन में हम देखें तो चिल्ड्रंस अगर उसमें ज़्यादा हैं या वर्किंग एज उसमें ज़्यादा है या जो एज्ड ग्रुप उसमें ज़्यादा है, तो ये बहुत डिटरमाइन करते हैं किसी भी पॉपुलेशन को सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। The population of a nation is generally grouped into 3 broad categories। कि किसी भी राष्ट्र की जो जनसंख्या है उसको जनरली हम तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जो तीन कैटेगरीज़ में हम उसको डिवाइड करते हैं। तो जो फर्स्ट इसमें आता है वो है चिल्ड्रन जनरली बिलो 15 ईयर्स। 15 साल से जो कम उम्र के होंगे उन्हें हम बच्चों की कैटेगरी में काउंट अप करेंगे। जैसे आपके पास सामने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फ्लो चार्ट यहाँ पे हम इंडिया का एज स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, इंडियाज़ एज कंपोजिशन, जिसमें कि एडल्ट्स जो हैं वो 58.7% हैं, एज जो है यहाँ पे 6.9% है, और चिल्ड्रंस जो हैं वो 34.4% हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू बी टॉक अबाउट द चिल्ड्रंस जनरली बिलो 15 ईयर्स। दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव। अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये अनप्रोडक्टिव होते हैं क्योंकि ये कोई भी इनकम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड नीडेड टू बी प्रूव्ड विद फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। जबकि इनको ज़रूरत किस चीज़ की होती है? खाने की, कपड़े की, शिक्षा की और स्वास्थ्य की ज़रूरतों को पूरा करने की। दैन
वर्किंग एज की हम बात करते हैं तो इसमें एज 15 टू 59 ईयर्स काउंट किए जाते हैं। दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, आर्थिक दृष्टि से ये काफ़ी उत्पादक होते हैं। एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव, और बायोलॉजिकली जो है अगर देखें तो ये रिप्रोडक्टिव होते हैं। दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन, और इनको हम जो है वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर हम इनको काउंट करते हैं। और एज ग्रुप अबव 59 ईयर्स जो पीपल्स होंगे किसी भी एरिया के नेशन के, तो उनको काउंट करेंगे। दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव थ्रू दे एंड मे हैव रिटायर्ड, क्योंकि इस एज में आते आते जो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। तो उनको इकोनॉमिकली हम जो है प्रोडक्टिव नहीं बोल सकते हैं, बट इन सम वेज दे हैव टू बी प्रोडक्टिव। They may be working and voluntary, but they are not available for employment through recruitment, यानी अब उनको हम रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है वापस एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड द एज्ड अफेक्ट द डिपेंडेंसी रेशियो। अगर हम देखें जो परसेंटेज होता है बच्चों का या जो एज्ड पीपल्स का, वो डिपेंडेंसी रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दीज ग्रुप्स आर नॉट प्रोड्यूसर, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स नहीं हैं। द प्रोपोर्शंस ऑफ 3 ग्रुप्स इन इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ ऑलरेडी प्रेजेंटेड इन द फिगर 6.5 दैट वी हैव टू बी डिस्कस। एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है। हाउ मैनी चिल्ड्रंस डू यू नो who are engaged as household helpers laborers in the your locality, कि आपके आस पड़ोस में आप देखते हैं कि कितने सारे बच्चे काम करते होंगे, तो क्या आप उनको काउंट कर सकते हैं कि कितने सारे बच्चे जो हैं आपके आसपास के घरों में काम करते हैं, लेबर में काम करते हैं। या सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, हाउ मैनी एडल्ट्स डू यू नो, या आप ऐसे कितने एडल्ट्स को जानते हैं अपने आप आसपास के एरिया में, हु आर अनएम्प्लॉयड, जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोज़गार हैं। What do you feel are the reasons for this, आप इनके लिए किन कारणों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, या आपके अनुसार कौन से कारण इन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हैं कि छोटे छोटे बच्चे तो काम कर रहे हैं और जो एडल्ट पीपल्स हैं दे आर अनएम्प्लॉयड। देन द सेकंड इसमें आपका आता है दैट इज़ सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, की नंबर ऑफ़ फीमेल्स को शो करता है 1000 मेल्स के ऊपर इन द पॉपुलेशन। दिस इंफॉर्मेशन एज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। तो ये पुरुष और महिलाओं के बीच में समानता को शो करता है। एंड द सेक्स रेशियो इज़ इन द कंट्री हैज़ ऑलवेज रिमेन अनफेवरेबल टू फीमेल्स, लेकिन देश का जो हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो हमेशा से ही अनफेवरेबल रहा है, महिलाओं के लिए जो है विरोधी रहा है। फाइंड आउट वाई दिस इज़ सो, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे फीमेल्स जो होते हैं उनको इन्फीरियर समझा जाता है एज कंपैरिजन ऑफ द मेल्स। दैट्स वाई वी हैव टू बी फेस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन अवर country. Table 6.2 show the sex ratio from 1951 to 2001. Here we have to be take out the ratio that ratio has to be given on the 1000 males. In 1951 we have to be 946 females on the 1000 males. In 1961 we have to be decrease 941, मतलब और कम हो गया है हमारा। 1971 में 930 पे ही हम पहुंच गए हैं, और कम हो गया है। Then in 1981 में it has to be increase again regarding 934, but in 1991 it has again decreased by 929, and in 2001 it is also raised, that is 933. Then the literacy rate that we have to be discussed in our next topic. Thank you for watching my video. Thank you so much.